गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा, आज हम नैतिक शिक्षा का जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है संस्कृत भाषा। अभी तक तो आपने पंजाबी भाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेज़ी भाषा ही सीखी। अब आप संस्कृत भाषा के बारे में भी जानेंगे और हम प्रयास करेंगे कि हम भी संस्कृत भाषा सीख पाएं। तो चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर के लर्निंग आउटकम्स के बारे में जान लें। बेटा, जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद आप संस्कृत का मौलिक अर्थ क्या होता है इसको बता पाओगे और पाठ पढ़ने के बाद आप संस्कृत के लेखकों और उनके द्वारा रचित ग्रंथों के नाम भी लिख पाएंगे। और बेटा, आपको चैप्टर में संस्कृत भाषा और भारतवासियों का आपस में जो माता और पुत्र का संबंध है वो स्पष्ट हो जाएगा। उसके पश्चात आप भी इसको स्पष्ट कर पाएंगे। और बेटा, संस्कृत भाषा की बहुत सारी विशेषताएं हैं, मतलब इस भाषा में बहुत गुण हैं। जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये बात स्पष्ट हो जाएगी, तब आप उसके बारे में लिख पाएंगे। और बेटा, संस्कृत भाषा मानव मात्र की भाषा है। इस पंक्ति की भी आप व्याख्या कर पाएंगे, अर्थात आप जान पाएंगे कि संस्कृत भाषा कैसे मानव मात्र की भाषा है। तो चलिए सबसे पहले हम संस्कृत का मौलिक अर्थ जानते हैं। संस्कृत का मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा, मतलब इसका शुद्धिकरण किया गया है, अर्थात ये बहुत ही प्योर भाषा है, बहुत ही स्पष्ट भाषा है, बहुत ही क्लियर भाषा है। मतलब इसमें किसी और भाषा का सम्मिश्रण नहीं है, इसलिए इसको संस्कार की गई भाषा कहते हैं। तो बेटा, हमारा जो सबसे प्राचीनतम साहित्य है, मतलब ओल्ड साहित्य, वो किस भाषा में लिखा गया है? हमारी संस्कृत भाषा में। इसको हम देववाणी भी कहते हैं और सुर भारती भी कहते हैं। और बेटा, भारत की जितनी भी आधुनिक भाषाएं हैं, मतलब लेटेस्ट जितनी भी लैंग्वेज हैं, वो सारी संस्कृत भाषा से ही निकली हैं। भाषा के लिए संस्कृत का प्रयोग सबसे पहले हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है, अर्थात वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी वो संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। बेटा, हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में संस्कृत भाषा की विशेषताओं की बात की थी, तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। संस्कृत भाषा में बहुत ही मृदुलता, मधुरता और व्यापकता है, अर्थात ये भाषा बहुत ही सॉफ्ट भाषा है, बहुत सरल भाषा है और ये बहुत वास्ट भाषा है, मतलब इसमें बहुत सारा ज्ञान है, इसलिए इसे पढ़ना और बोलना बहुत ही आसान है। और बेटा, ये भाषा सीखने में भी बहुत आसान है, बहुत इजी है ये। इसके ज्ञान से आप गणित और विज्ञान के विषयों में प्रवेश आसानी से पा लेते हैं, अर्थात जब आप इस भाषा को सीख लेंगे तो आगे जाकर अगर आप मैथ्स या साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। और बेटा, हमारे विद्वान भी ये मानते हैं कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए सबसे सरल और उपयुक्त भाषा है। और बेटा, संस्कृत भाषा मानव मात्र की भाषा है, जो हमने पहले बात की थी। ये मानव मात्र क्या होता है कि हर इंसान, हर व्यक्ति, हर बच्चा इस भाषा को सीख सकता है। हर किसी को संस्कृत भाषा सीखने का अधिकार है, इसीलिए तो इसे मानव मात्र की भाषा कहा गया है, अर्थात कोई भी इसे आसानी से सीख सकता है। तो चलिए अब हम अपने संस्कृत भाषा में लिखे हुए साहित्यों के बारे में जानते हैं, यानी कि कौन कौन सा लिटरेचर जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है।
हमारे जितने भी प्राचीन लिटरेचर या साहित्य हैं वो सारे ही संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। वेद हैं, पुराण हैं, ब्राह्मण हैं, उपनिषद हैं, दर्शन है, धार्मिक ग्रंथ हैं, इतिहास, ये सभी जो हैं संस्कृत भाषा में ही लिखे हुए हैं। तभी तो हम कहते हैं कि अगर आप संस्कृत भाषा सीख लोगे तो अपने प्राचीन ग्रंथों में जो कुछ लिखा हुआ है उसका ज्ञान आप प्राप्त कर लोगे। तो बेटा, हमारे दशम गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी भी संस्कृत के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने भी संस्कृत के प्रचार के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को काशी पढ़ने के लिए भेजा ताकि वो संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर सकें। और उनका दशम ग्रंथ भी चाहे हिंदी में लिखा हुआ है, परंतु अगर आपको संस्कृत का ज्ञान है तो आप उसको आसानी से समझ लोगे, क्योंकि संस्कृत के ज्ञान के बिना उसे समझ पाना मुश्किल है। और बेटा, उनकी सिख रियासत में, उनकी स्टेट में संस्कृत की निःशुल्क मतलब फ्री में पाठशालाएं चलती थी, उनके स्कूल चलते थे। कहने का भाव ये है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी संस्कृत भाषा के लिए बहुत कार्य किए। अब देखिए महात्मा गांधी जी, इन्होंने भी अपने संस्कृत के अध्यापक का हमेशा आभार माना है, हमेशा थैंक यू कहा है। क्यों कहा? क्योंकि संस्कृत के सहारे से ही, वह संस्कृत के ज्ञान से ही गीता जैसे प्राचीन ग्रंथों को पढ़कर उसका रस ग्रहण कर पाए थे। मतलब उस गीता में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में जान पाए थे। महात्मा गांधी जी का मानना था कि हर हिंदू बालक को संस्कृत का ज्ञान जरूर होना चाहिए। बेटा, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि हमारे हिंदू साहित्य के बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। तो अगर हिंदू ये जानना चाहते हैं कि हमारे साहित्य में क्या लिखा गया है, तो उसके लिए संस्कृत भाषा को जानना होगा, उसका ज्ञान प्राप्त करना होगा। तभी प्राचीन ग्रंथों को पढ़कर उसका ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। तो बेटा, संस्कृत के लेखकों के नाम आपको बताते हैं। बहुत सारे लेखक हैं जिन्होंने संस्कृत में अपने ग्रंथों को लिखा है। जैसे चरक हैं, सुश्रुत जी हैं, भागवत जी हैं, कौटिल्य हैं, वाल्मीकि जी हैं, वेद व्यास जी हैं, कालिदास जी हैं, भर्तृहरि जी हैं और भान भट्ट जी हैं। इन्होंने अपने ग्रंथों को संस्कृत भाषा में लिखा है। तो बेटा, और भी हैं। जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है, आप ऊपर उनकी पिक्चर भी देख सकते हो। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखा है, आप इधर उनकी पिक्चर भी देख सकते हो। और कौटिल्य जी ने संस्कृत में अर्थशास्त्र लिखा है, ये साथ में उनकी पिक्चर भी लगी हुई है। तो बेटा, और भी हमारे संस्कृत के ग्रंथ और लेखक हैं। ये महाकवि कालिदास जी हैं, चरक जी हैं, भान भट्ट जी हैं और आचार्य सुश्रुत जी हैं। जो शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं, यानी कि सर्जरी का प्रारंभ इन्हीं से हुआ था। इन्होंने ही अपने ग्रंथों में उसके बारे में बताया था। तो बेटा, देखा आपने किस प्रकार जो है बहुत सारे संस्कृत के लेखक और बहुत सारे हमारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे हुए हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करें और अपने ग्रंथों में लिखी हुई बातों का ज्ञान प्राप्त करें। और बेटा, अगर हम चाहते हैं कि संस्कृत भाषा पूरे विश्व की भाषा बने, पूरा संसार इसको ग्रहण करे, तो हमें संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना होगा।
तभी हम अपने प्राचीनतम ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। अपने पुराने से पुराने जो ग्रंथ हैं, जो ओल्ड ग्रंथ हैं, उनके बारे में जान सकेंगे। तो बेटा, आपने चैप्टर में संस्कृत भाषा के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। आपको पता चल गया कि संस्कृत का मौलिक अर्थ क्या होता है। जो हमने पहले बताया था, संस्कृत का मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भाषा। और अब आप इसको लिख भी पाओगे। और बेटा, संस्कृत के ग्रंथ और उनके बहुत सारे लेखकों के नाम भी हमने बताए हैं। अब आप भी उनको लिख पाओगे। और बेटा, संस्कृत भाषा और भारतवासियों का आपस में माता और पुत्र का संबंध माना गया है। इस बात को भी आप स्पष्ट कर पाओगे, क्योंकि चैप्टर में ये बात बहुत अच्छी तरह से बताई गई है। और बेटा, संस्कृत भाषा की हमने बहुत सारी विशेषताएं पढ़ी हैं कि ये बहुत ही सरल भाषा है, बहुत ही मृदुल भाषा है, बहुत व्यापक है, ये कंप्यूटर के लिए उपयुक्त भाषा है, इसे सीखना भी बहुत आसान है। तो आप भी अब इनकी विशेषताओं के बारे में लिख पाओगे। और बेटा, संस्कृत मानव मात्र की भाषा है। हमने ये भी जाना कि संस्कृत को कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी विद्यार्थी इस भाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसीलिए तो इसे मानव मात्र की भाषा कहा गया है। अब आप भी इस पंक्ति की व्याख्या अच्छी तरह से कर पाओगे। बेटा, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेसन संस्कृत भाषा अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आप भी अपने प्राचीनतम ग्रंथों के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हें पढ़ना चाहते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भी संस्कृत भाषा को सीखने का प्रयास करिए, क्योंकि ये भाषा बहुत ही सरल भाषा है। इसे सीखना बहुत ही आसान है। धन्यवाद।